हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे और पढ़ाई भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। अब तक के सेकेंड पार्ट तक हमने संसाधन चैप्टर, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान का भूगोल का चैप्टर 1 है, उसमें हमने भूमि संसाधन तक पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। बात आती है इस चैप्टर के अंतिम थर्ड पार्ट की, जिसमें हम लोग आज मृदा संसाधन को पढ़ने वाले हैं और पूरी तरीके से इस चैप्टर का समाप्ति की ओर ले जाएंगे इस चैप्टर को। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। क्या है मृदा संसाधन? मृदा क्या है? भूमि के ऊपरी परत को ही हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ठीक है, मृदा संसाधन है। मृदा यानी कि इससे भी हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। कैसा संसाधन है? तो हम बोलेंगे यह एक प्राकृतिक संसाधन है और यह एक जीवंत तंत्र तरीके का प्राकृतिक संसाधन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मृदा का निर्माण और उसका अंत यानी कि उसका अपरदन द्वारा उसका निम्नीकरण होता है। जैसे किसी भी सजीव वस्तु का उत्पत्ति होगा और फिर उसका अंत होगा, वैसे ही मृदा का भी उत्पत्ति होगा और उसका अंत होगा। उसे ही हम जीवंत तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे कि जो मृदा है इसका निर्माण कैसे होता है। मृदा निर्माण के लिए मृदा निर्माण कैसे होता है? तो मृदा बड़े बड़े चट्टानों से टूटकर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है और उसी छोटे छोटे कणों के समूह को क्या कहते हैं? हम मृदा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो चट्टानों के छोटे छोटे कणों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। तो बात आती है कि ये चट्टान तो बहुत ही मजबूत हुआ करते होंगे और ये टूटते कैसे हैं? टूटते कैसे हैं इस पे बात आती है, इसको भी देखते हैं। तो मृदा निर्माण के लिए सबसे जरूरी क्या है? चट्टान। ठीक, अब बात आती है कि ये टूटते कैसे हैं। उसके लिए जरूरी है जल का तेज बहाव, तापमान और भी बहुत सारी चीजें जो इसको प्रभावित करे और कुछ समयांतराल के बाद चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए और मिट्टी का निर्माण कर सके। बात आती है कि जल बहाव से कैसे? तो जब जल का तेज बहाव होगा, तो जब जल का बहाव, जल की धाराएं उस चट्टान से बार बार टकराएंगी, तो क्या होगा? चट्टान भी धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा। टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वही मृदा का निर्माण हो जाएगा। बात आती है तापमान से कैसे होगा? तो तापमान से ऐसे होगा कि जैसे मान लीजिए कोई चट्टान या पत्थर है, उस पे धूप पड़ रही है, दिन में धूप पड़ रही है, रात में चंद्रमा से ठंड है, तो दिन में तेज धूप से टेम्परेचर ज़्यादा है और रात में कम टेम्परेचर है, यानी कि दिन में गर्मी और रात में ठंडी है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब तापमान बढ़ता है, तो आपने साइंस में पढ़ा होगा क्या कि कणों के बीच की जो दूरी होती है वह दूर हो जाती है, वैसे ही चट्टान के बीच के कणों के जो बीच की दूरी होगी वह दूर दूर हो जाएगी। ठीक है, कण दूर दूर हो जाएंगे दिन के समय में। जैसे ही रात होगी, ठंडा मौसम होगा, तो ठंड में पदार्थ के कण पास आ जाते हैं, वैसे ही चट्टान के कण पास आ जाएंगे। यह प्रक्रिया रोज होती रहेगी, कई हजारों लाखों वर्षों तक होगी और ऐसे होते 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 क्या होगा? ये चट्टान धीरे धीरे टूटते जाएंगे और टूट करके क्या बनाएंगे? हमारी मृदा बनाएंगे। उम्मीद है बातें समझ में आ चुकी होंगी।
इसके अलावा भी किसी चीज से होता है मृदा का निर्माण, तो ग्लेशियर से होता है। ग्लेशियर से, जैसे जल का तेज बहाव होता है वैसे ग्लेशियर के तेज बहाव से भी ये चट्टानों का टूटना और मृदा का निर्माण होता है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। और अब देखेंगे कि मृदा जो है वह दो चीजों से मिलकर बनती है। एक तो या तो वो वस्तु जैव होगी और या तो वो अजैव होगी। जब जैव वस्तुओं से मृदा बनती है तो वही ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या है? मिट्टी में पाए जाने वाली उर्वरता, प्राकृतिक रूप से जो उर्वरता होती है वही होता है ह्यूमस। तो मृदा दो चीजों से बनती है, जैव और अजैव वस्तु। ठीक है, अब चलिए एक एक करके मृदाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार की मृदा हमारे भारत देश में पाई जाती है। एक एक करके मृदा के प्रकार को समझेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी मृदा होती है। सबसे पहले और सबसे प्रचलित, सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो आप कहेंगे कि जी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा पूरे उत्तर भारत में फैली हुई मृदा है और यह सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। जो जलोढ़ मृदा है वह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होती है। जब नदियां अपने मुहाने से, जब नदियों का निर्माण होता है, जो जन्म स्थल होती है नदी की, वहां पर जलोढ़ मृदा बहुत ही, इसके कण छोटे छोटे पाए जाते हैं। जैसे जैसे नदियां मैदानी क्षेत्रों में आती जाती हैं, कणों का आकार बढ़ता जाता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार है वो? तो यहाँ पे देखिएगा, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। खादर का क्या मतलब होता है? आयु के आधार पर है, ध्यान रखिएगा कि खादर का मतलब ये हुआ कि जो जलोढ़ मृदा नई होगी उसे हम लोग खादर के नाम से जानेंगे, यानी कि नई जलोढ़ मृदा। तो इसी बात से आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि बांगर क्या होगी, ये नई है तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा होगी। ठीक है, खादर में क्या होगा? खादर में किस तरीके के जलोढ़ मृदा के कण होंगे? तो इसमें महीन कण होंगे, बहुत ही छोटे छोटे कण होंगे खादर मृदा में, खादर जलोढ़ मृदा में। वही बात करें बांगर में, तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर और बड़े कण भी होंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। और चलिए आगे बातों को बढ़ाते हैं। ये जलोढ़ मृदा का बात और कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद है कि जलोढ़ मृदा के प्रकार भी आपको समझ में आ चुके होंगे। ये जलोढ़ मृदा मुख्यतः उत्तर भारत में 3 नदियों से होकर के आती है, जो कि हिमालय से उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी वो हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियां हैं जिनसे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है? इसमें सबसे लंबी नदी भारत की गंगा है, दूसरा है सिंधु और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां जो हैं, इन्हीं से उत्तर भारत में जो फैली हुई जलोढ़ मृदा है, वह इन्हीं नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण उत्तर भारत में हुआ है। अब आगे बात करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। तो चलिए अब बात करेंगे हम कि जलोढ़ मृदा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मृदा में कुछ कण भी पाए जाते हैं जिसमें सिल्ट, मृतिका। मृतिका क्या होती है? मृतिका का मतलब होता है मिट्टी से भी छोटे छोटे कण। ठीक है, अब बात आती है कि जलोढ़ मृदा में
कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं? इसमें पोटास, साथ ही साथ इसमें चूना, और इसी के साथ इसमें पाया जाता है फास्फोरस। बात आती है कि यह भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो यह भारत के मुख्यतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से राज्य में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, फिर बात आती है बिहार की, फिर आता है हमारा उत्तराखंड, और फिर आता है हमारा झारखंड। ठीक है, मुख्यतः इन 4 राज्यों में यह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बात आती है कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी मुख्य फसलें ज्यादातर बोई जाती हैं। तो जलोढ़ मृदा में मुख्यतः चावल, गेहूं, गन्ना और दलहन जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब आप हमें बताइएगा कि जहाँ पे जलोढ़ मृदा ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या का क्या असर होगा? क्या वहां की जनसंख्या ज्यादा होगी बाकी सभी क्षेत्रों के मुकाबले? तो आपका जवाब होगा कि जी बिल्कुल, क्योंकि जलोढ़ मृदा सभी मृदाओं में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। तो जहां पर अच्छी खेती हो पाएगी वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर खाने की वस्तुएं ज्यादा होंगी। बिल्कुल, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। अगली मृदा के प्रकार पर हम आगे बढ़ेंगे, जो है काली मृदा। काली मृदा, इसके नाम में ही इसके मिट्टी का रंग छिपा है। काली मृदा का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि ऐसी मिट्टी जो काले रंग की हो, यानी कि इसका रंग भी क्या होगा? रंग इसका काला होगा। इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर, रेगूर मृदा। इस मिट्टी में मुख्यतः उगाया जाने वाला जो प्रमुख फसल है वह क्या है? कपास। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये देखिए। और इसी कारणों से इस मृदा का एक अन्य नाम कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बात करेंगे कि जो काली मृदा है, काली मृदा में कौन कौन से रसायन की उपलब्धता ज्यादा होती है। तो इसमें ये जो काली मृदा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। काली मृदा का निर्माण मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से होता है या लावा से होता है। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाले लावा से जो सबसे पहला चट्टान बनता है वही होता है आग्नेय चट्टान। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस काली मिट्टी में ये जो काली मृदा है इसमें कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो रसायन होगा वह होगा CaCO3, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा होगा वह होगा मैग्नीशियम। ठीक है, अगला जो होगा हमारा वह होगा पोटास। साथ ही साथ इसमें चूना भी पाया जाएगा। इसमें क्या नहीं पाया जाएगा? जो हमारी जलोढ़ मृदा में पाया जा रहा था, क्या? फास्फोरस।
फास्फोरस की इसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो काली मिट्टी है वह कौन कौन से राज्य में पाई जाएगी। तो राज्यों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो काली मिट्टी है वह लगभग लगभग पूरे मध्य भारत में पाई जाएगी, यानी कि ये गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मालवा तथा दक्कन के पठार के तरफ भी पाई जाएगी। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके साथ ही मैं इसका एक और बात बता दूं आपको कि जो काली मिट्टी होती है वह उसके कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिससे यह ज्यादा जल धारण कर सकती है। यह गीली होने के बाद इसमें जो जुताई होती है वह बहुत ही कठिन हो जाती है। साथ ही मैं बता दूं कि जो उसका कण होता है बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती हैं जमीनों में, और उससे क्या होता है कि जमीनों के अंदर भी वायु का संचरण हो पाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। और अगली जो मृदा है हमारी वह है लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा। यह जो मृदा है हमारी, यह ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर कम वर्षा होती है, यानी कि कम वर्षा होने वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है, कम वर्षा क्षेत्र में पाई जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो इस मिट्टी का लाल रंग है वह किसके कारण है। यह मृदा रेवेदार आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बनी होती है। तो उसमें उन दोनों चट्टानों में जो लौह की मात्रा होती है, लोहे की जो मात्रा होती है वह अधिक होता है, और उसी कारण से इस मृदा का रंग लाल होता है। यानी कि आग्नेय व रूपांतरित चट्टान में जो लोहे की मात्रा होती है उसी से लाल रंग होता है इस मृदा का। बात आती है तो पीला रंग कहाँ से आता है। पीला रंग कहाँ से आता है? जब मृदा ज्यादा जल अवशोषित कर लेती है, जिसे जल योजन के नाम से जानते हैं, और उसी कारण से ये जो मृदा है, माफी चाहूंगा, तो जल योजन के कारण ये जो मृदा है वह पीली रंग की हो जाती है। अब बात करें कि ये जो मृदा है वह कौन कौन से राज्यों में देखने को मिलती है, तो यह मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, इसके साथ ही साथ भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। दक्षिण में देखने को मिलती है। उम्मीद है कि ये मृदा का प्रकार आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये लाल पीली मृदा का पूरा मैंने बता दिया और समझा दिया। आशा है कि आपको भी समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ेंगे। जो हमारा प्रकार है वह लेटेराइट मृदा है। तो लेटेराइट की मृदा की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि लेटेराइट जो वर्ड है वह कहाँ से आया है। तो लेटेराइट वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के लेटर नाम के वर्ड से आया है, जहां पर ग्रीक में लेटर का मतलब होता है ईंट। वहीं बात करें जो लेटेराइट मृदा है इसकी यह अम्लीय होता है। अम्लीय कितना होता है
तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 6 से कम होता है। 6 से पीएच वैल्यू होने के कारण यह अम्लीय होता है, अम्लीय होता है और यह अम्लीय होने के कारण इसमें जो पौधे के लिए पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी होती है। पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, आशा है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी और समझ में आ रही है तो बातों को आगे बढ़ाते हैं। ये मृदा है, ये मृदा जो है वह कहाँ किन क्षेत्रों में पाई जाएगी? तो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर गर्मी और ठंडी दोनों तरीके के मौसम उपलब्ध हों, ऐसे क्षेत्रों में यह मृदा लैटेराइट मृदा पाई जाएगी। यानी कि कौन कौन से भारत के राज्यों में पाई जाएगी? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, असम, वहीं बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और दक्षिण के राज्यों में यह मृदा अधिकतर पाई जाती है। वहीं बात करें कृषि इस पे किस तरह की और कौन सी फसलों की जाती है? तो दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, इन 3 राज्यों में लेटेराइट मृदा पर क्या की जाती है? कॉफी की फसल की बुआई की जाती है। वहीं बात करें दक्षिण में ही क्या तमिल, केरल और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में इस लाल लेटेराइट मृदा से कौन से फसल की खेती की जाती है? तो काजू के फसल के लिए यह मृदा इन राज्यों में प्रसिद्ध है। कौन से फसल की? तो काजू के फसल के लिए लाल लेटेराइट मृदा का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। तो चलिए अगले मृदा के प्रकार की बात करेंगे, जो है रेतीली मृदा। रेतीली मृदा या मरुस्थलीय मृदा, या इसे ही मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं, जो कि मरुस्थलों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जो कि मरुस्थल में ज्यादातर देखने को मिलती है। यह मृदा मरुस्थल में ज्यादातर देखने को मिलती है। बात करेंगे इसमें रेत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इसमें जो होता है ह्यूमस, यानी कि जो पोषक तत्व जो होते हैं, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उनकी इसमें कमी होती है, यानी ह्यूमस की कमी होती है। और साथ ही साथ इसमें जल वाष्पन की जो क्षमता होती है वह अधिक होती है, यानी कि ज़्यादा शुष्क क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाने के कारण इसमें से जो जल होता है वह बहुत तेजी से वाष्पीकृत होकर के वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि नीचे की ओर पाया जाता है, और साथ ही साथ चूने के कंकड़ भी पाए जाते हैं। और ये दोनों मिल करके, इन दोनों के मौजूदगी में क्या होता है, जो पानी होती है वह नीचे भूमिगत जल के रूप में चली जाती है, उसका रिसाव नीचे की ओर भूमि में हो जाता है। उम्मीद है कि ये रेतीली या मरुस्थलीय मृदा के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे आगे और अगले
मृदा के प्रकार की जो है क्या है वो वन मृदा। वन मृदा की बात करेंगे तो बात करेंगे वर्ष वन मृदा की, जो कि वन वाले क्षेत्रों में अधिकतर करके पाई जाती है और यह ऐसी मृदा होती है जो पर्यावरण के बदलाव के साथ इनके प्रकृति भी बदलते रहते हैं और साथ ही साथ ये ऐसे वनों में ज्यादातर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, यानी बारिश ज्यादा होती है। वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्यादातर ये वन पाए जाते हैं। साथ ही बात करें तो वन मृदा के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो और इस चैप्टर के अंतिम भाग पे चलते हैं, जो है क्या है मृदा अपरदन और उसका संरक्षण। बात करेंगे सबसे पहले मृदा के अपरदन की और इसी के साथ बात करेंगे संरक्षण की। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि मृदा का कटाव, मृदा का निम्नीकरण, यानी कि मृदा की मृत्यु। एक शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो मृदा की मृत्यु, यानी मिट्टी का कटाव। किन किन कारणों से ये मृदा अपरदन हो सकता है, तो चलिए एक एक करके जानेंगे। जिसमें सबसे पहला कारक है, सबसे पहले हम प्राकृतिक कारकों को जानेंगे जिनसे कि मृदा अपरदन होता है। सबसे पहला जल से, जल के बहाव से, जल के तेज बहाव से। तो जब जल के बहाव से मिट्टी का अपरदन कुछ इस तरीके से हो कि उसमें नालियों जैसी संरचनाएं बनने लगे, उस तरह के जल द्वारा किए गए मिट्टी के अपरदन को हम अवनलिका अपरदन के नाम से जानते हैं। इस तरीके के जल अपरदन को, जिसमें मिट्टी नलिका जैसी संरचना बने, जिसमें मिट्टी के कटाव के बाद नलिका जैसी संरचना बने, उस मृदा अपरदन को हम किस नाम से जानेंगे? अवनलिका अपरदन के नाम से जानेंगे। अवनलिका अपरदन, देखिए नाम में ही है नलिका, यानी कि नालियों जैसी संरचना बनाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह मध्य प्रदेश के चंबल बेसिन में, इसी को हम उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। इसी को हम उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। और कहाँ पे जानते हैं? एमपी के बेसिन में, चंबल बेसिन में इसे उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। वहीं जब जल से ही मृदा का अपरदन मिट्टी के ऊपरी सतह पर, उस मृदा का अपरदन हो जो उस भूमि के सबसे ऊपर का सतह हो, तो इस तरीके के मृदा अपरदन को हम चादर अपरदन के नाम से जानते हैं। चादर अपरदन क्यों? क्योंकि चादर ऊपर ही होता है, इसलिए जब इस तरीके की मृदा अपरदन हो, जब केवल ऊपर ऊपर के सतह का ही मृदा अपरदित हो, क्षरित हो या उसका निम्नीकरण हो, तो उसे चादर अपरदन के नाम से जानते हैं। चादर अपरदन। उम्मीद है जल द्वारा अपरदन की प्रक्रिया समझ में आ चुकी होगी। अब बात करेंगे वायु द्वारा मृदा अपरदन। वायु द्वारा, जब हवाएं तेज चलती हैं तो हवाओं के झोंकों से, हवाओं के तेज गति से मृदा एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह पलायन कर जाती है या अपरदित हो जाती है। इससे भी मृदा अपरदन तेजी से होता है। अब बात करेंगे, अब तक हमने देखा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदित होती है। अब देखेंगे कि कुछ मानवीय कारणों से भी मृदा का अपरदन होता है। कौन कौन से हैं वो मानवीय कारण?
मानवीय कारण कौन कौन से हैं? पहला तो है कि वनों की कटाई, वनों की कटाई, वनों की कटाई करके हम मृदा को अपरदित कर रहे हैं। कैसे? जब वन होते हैं, वृक्ष होते हैं, तो मिट्टी को जकड़े हुए रहते हैं। जैसे ही हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं, जड़ वहां से समाप्त हो जाता है और मिट्टी का जो पकड़ होता है वह कमजोर हो जाता है। तेज बारिश से मिट्टी बहने लगती है और उसका अपरदन शुरू हो जाता है। वहीं बात करें दूसरे तरीके की, तो बहुत ज्यादा पशु चारण से, उचित प्रबंधन के बिना पशुओं को चराना, एक ही जगह पर ज्यादा चराना, उनके खुरों से मिट्टी का धंस जाना, ये सारी जो चीजें हैं वह मृदा अपरदन के अंतर्गत ही आएंगी। अब अगला जो मानवीय कारण है वह यह है कि गलत तरीके से कृषि करना, कृषि को गलत तरीके से करना। गलत तरीके से कैसे? अत्यधिक सिंचाई कर देना। अत्यधिक सिंचाई करने से क्या होगा कि जो भूमि का पोषक तत्व होगा, मिट्टी का पोषक तत्व होगा, वह जल के साथ भूमि के अंदर चला जाएगा और पौधों को, जो पेड़ पौधों को पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। चलिए बात करेंगे कैसे हम इस मृदा अपरदन को बचा सकते हैं, इन सभी कारणों से कैसे इसका संरक्षण कर सकते हैं, कैसे इसका बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि वनों को ज्यादा मात्रा में लगाकर, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो ज्यादा से ज्यादा जैसे ही हम वन लगाएंगे, फिर से मृदा क्या होगी, जो मृदा का जो जड़ें जकड़ी हुई थी वो फिर से जकड़ लेंगी और फिर से मृदा अपरदित होने से बच जाएगी। अगला जो बचाव है हम कैसे कर सकते हैं? सीढ़ीदार तरीके से, सीढ़ीदार तरीके से खेती करना। पर्वतीय क्षेत्रों पे हम क्या करते हैं, ढलान होती हैं खेतें और जमीनें, तो वहां पे बिना सीढ़ीदार तरीके से खेती करने से क्या होगा कि जो जब हम लोग सिंचाई करेंगे तो ढलान पाने की वजह से मिट्टी का अपरदन ऊपर से नीचे की ओर तेजी से होगा। जब सीढ़ीदार होगी तो जल को भी ऊपर से नीचे आने में थोड़ा रुक रुक करके आना पड़ेगा, जिससे जल का बहाव कम होगा और मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। दूसरा क्या है? सीढ़ीदार खेती। अगला है समोच्च जुताई। समोच्च जुताई यानी कि जिस दिशा में स्लोप है यानी ढलान है, उसी दिशा में जुताई न करके उसके विपरीत दिशा में जुताई करने से क्या होगा, जल का जो बहाव है फिर वही होगा कि जल का बहाव कम होगा और मिट्टी का अपरदन भी कम होगा। अगला क्या है? अगले कौन से तरीके से हम इसका बचाव कर सकते हैं? अगला जो तरीका है वह है शेल्टर बेल्ट लगाना। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे क्षेत्र, ऐसे खेत जहां पर खेती की जाती है, ऐसे भूमि जहां पर खेती की जाती है और वह राजस्थान जैसे इलाकों में है जहां पर हवाएं बहुत तेजी से, जहां पर हवाओं के कारण मृदा अपरदन होता है, तो हवाओं की गति को कम करने के लिए खेतों के चारों तरफ बाउंड्री पर हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे हवाओं की गति कम हो सके और मृदा अपरदन रुक सके। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें, ये सारे चैप्टर, ये पहला चैप्टर जो संसाधन एवं विकास था वो समाप्त हुआ यहीं पे और ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।